के एक पंक्ति में बैठे विल्सन, पीटर, याग्निक और जोहरा टीवी देख रहे हैं। यानी कि कितने लोग हैं साथियों? कुल मिला के 4 लोग हैं। तो एक पंक्ति बना ली, 4 लोग के बैठने की साथियों हम लोगों ने यहाँ पर जगह बना ली। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि याग्निक जोहरा के बाईं ओर बैठा है, तो जोहरा को आप कहीं पर भी बैठा दीजिए। मान लीजिए साथियों जोहरा जो है ना वो यहाँ पर बैठ गई है, और कहा गया है कि जोहरा के बाईं ओर बैठी है याग्निक, यानी कि याग्निक जो है ना वो साथियों यहाँ पर बैठेंगी। याग्निक यहाँ पर बैठ गई, यानी कि जो विल्सन के बाईं ओर, जो का इस्तेमाल दूसरे वाले के लिए किया जाता है। पहला वाला याग्निक है, दूसरा वाला जोहरा है, यानी कि विल्सन के बाईं ओर जोहरा है। तो जोहरा यहाँ पर है ना, तो विल्सन साथियों यहाँ पर बैठेगा। ठीक है ना। अब बचा एक साथियों, कौन बचा? मैं कहूंगा साथियों यहाँ पर अच्छा एक लाइन और है, याग्निक के बाईं ओर कौन है यदि वह पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। अच्छा, याग्निक के बाईं ओर कौन है? और याग्निक जो है ना पंक्ति के बाईं मतलब क्या कह रहे हैं, याग्निक के बाईं ओर कौन है? और वो यानी कि याग्निक पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं, यानी कि ये छोर पर है, यानी कि यहाँ से एक हटाइए और यहाँ एक बढ़ा लीजिए, तो जो अंतिम बंदा बैठेगा वो यहाँ पर बैठेगा। और एक बंदा बचा है, कौन बचा है साथियों? पीटर बचा है, यानी कि पीटर आपका यहाँ पर बैठ जाएगा। तो पूछा जा रहा है साथियों कि याग्निक के बाईं ओर कौन है? याग्निक के बाईं ओर पीटर है, तो पीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये समझ में आया साथियों सवाल? अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना एक बार इसको और रिपीट कर लीजिएगा, आपकी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए करके समुद्री जीव जंतु और झींगा और वॉलरस का आपको संबंध बताना है। देखिए मान लीजिए ये होगा समुद्री जीव जंतु, ये झींगा हो गया, ये वॉलरस हो गया, क्योंकि ये दोनों ही साथियों समुद्री जीव जंतु के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा आरेख कहां पर आपको दिख रहा है? ऐसा आरेख आपका ऑप्शन नंबर सी में आपको नजर आ रहा है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। बहुत शानदार सवाल है ये। करके 5 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई, एक पंचभुजाकार मेज के एक एक कोने पर मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो पंचभुजाकार मेज की अगर बात करें तो मेज की बात कर लेते हैं, मेज बना लेते हैं साथियों। ये पंचभुजाकार जो है ना ये मेज साथियों बन गई। अब यहाँ पर 5 लोगों के बैठने की जगह आपको दिख रही होगी, 5 कोने दिख रहे होंगे। करके सभी का मुख केंद्र की तरफ है। करके ए की दाईं ओर सी बैठा है, तो ए की दाईं ओर सी बैठा, मान लीजिए ए यहाँ पर बैठा है और ए के दाईं ओर सी बैठा है, यानी कि सी यहाँ पर बैठ जाएगा। करके और डी की बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। किसकी बात चल रही है साथियों? देखिए सी की बात चले, यानी कि सी जो है ना ये ए के तो दाईं ओर बैठा है और डी के बाईं ओर बैठा है, यानी कि डी आपका यहाँ पर आएगा, तो तभी तो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर सी बैठ पाएगा। ठीक है, हो गया। अब कहने कि ए और डी के बीच में नहीं है ई, यानी कि ए और डी के बीच में नहीं है ई, ई यहाँ पर नहीं आएगा, तो ई जाहिर सी बात है फिर यहाँ पर आएगा। क्या अब देखिए अब कौन बचा? ए बचा है ना, बी बचा है, तो बी साथियों यहाँ पर हो जाएगा। पांचों के 5 आप लोगों ने बैठा दिए हैं। सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि ई की बाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन है, तो ई यहाँ पर है। ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर साथियों बी है, तो मैं कहूंगा आपके इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी कि बी हो जाएगा। और जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल साथियों आप लोग देखिए और बताइए आपका जवाब क्या होगा। आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि विकल्पों में से उस बॉक्स का चयन कीजिए जिन्हें निम्नांकित शीट को रेखाओं पर मोड़ने से प्राप्त होता है। देखिए ये आपके सामने जो पासा है ना ये खुला पासा है, ये सारे के सारे बंद पासे हैं। ये जो खुला पासा है आपको ही बताना है कि अगर इस खुले पासे को बंद करेंगे तो क्या पासा ऐसा बनेगा ए वाला, या बी वाला बनेगा, या सी वाला बनेगा, डी वाला बनेगा। इस बात का साथियों आप चयन कैसे कर सकते हैं ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए अगर हम सबसे पहले चयन करें कि ये वाला पासा बनेगा इसको बंद करके या नहीं बनेगा। देखिए सबसे पहले यहाँ पर 6 है। अच्छा 6 का विपरीत पता क्या होगा साथियों? 1 होगा, तो 6 का विपरीत 1 हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। 3 की बात करें तो 3 का विपरीत साथियों 5 है, 3 का विपरीत हमें 5 भी यहाँ पर नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 की बात करें तो 2 का विपरीत साथियों 4 है, नहीं दिख रहा है, यानी कि इस पासे से ये वाला पासा बहुत आराम से बन जाएगा। अब बी वाले की बात करते हैं। बी वाला देखिए साथियों, देखिए यहाँ पर 5 है, तो 5 का विपरीत क्या है साथियों? 3 है, तो यहाँ पर हमें 3 नहीं दिख रहा है, ठीक है। 2 की बात करें 2 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 6 की बात करें 6 का विपरीत 1 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। अब पासे नंबर सी की अगर बात करें तो देखिए बहुत ध्यान से साथियों देखिएगा, यहाँ पर 4 की अगर बात करें तो 4 का विपरीत क्या है? 2 है, लेकिन 4 का विपरीत हमें दिख रहा है और विपरीत हमें दिखना नहीं चाहिए, यानी कि ये वाला पासा नहीं बन सकता है। उसी प्रकार अगर हम लोग साथियों बात करते हैं इस सवाल की, तो यहाँ पर अगर बात करें देखिए 5 लिखा हुआ है, 5 का विपरीत 3 होता है, लेकिन 5 का विपरीत यहाँ पर दिख रहा है, तो ये वाला पासा भी नहीं बन सकता, यानी कि ए और बी पासे बन सकते हैं इस खुले पासे से। तो ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। कह रही कि एक निश्चित कोड भाषा में प्रोटेक्शन को, यानी कि प्रोटेक्शन में जो लेटर्स आए हैं उनको इन लेटर्स में बदला जा सकता है, तो एब्सोल्युटली को किन लेटर्स में साथियों बदला जा सकता है? फटाफट आप लोग यहाँ पर मुझे बता दीजिए। चलिए तो देखिए अगर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि अगर पी जो है ना ये पी आपका 16 पर आता है, अच्छा ये क्यू हो गया यानी कि 17 हो गया, यानी कि आर 18 पर आता है और ये क्यू एक बड़ा है एक घटा है। ओ 15 पर आता है, एक बढ़ाया गया है, टी 20 पर आता है, फिर 19 हो गया, यानी कि एक घटाने एक बढ़ाने वाला काम चल रहा है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे साथ, तो ए में एक बढ़ाएंगे तो बी आएगा, बी में एक घटाएंगे साथ तो ए आएगा। देखिए बी ए यहाँ पर और यहाँ पर है। अब बात करें देखिए एक बढ़ाया एक घटाया, एक बढ़ाएंगे तो टी आ जाएगा, एक घटाएंगे तो एन आ जाएगा। बी ए टी एन कहाँ पर लिखा हुआ है? बी ए टी एन बी ए टी एम, तो यहाँ पर बी ए टी एन सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया,
वेरी गुड क्लास। अब इसको देखिए, ए को एक गुणा से निरूपित किया जाता है, यानी कि जहां पर ए आ जाए गुणा लिख देना, बी जहां पर आ जाए वहां पर भाग लिख देना। बहुत शानदार सवाल है साथियों। सी की अगर बात करें माइनस लिख देना, और डी जहां पर आए साथियों वहां पर प्लस लिख देना। अब आपको इसको कैलकुलेट करना है। देखिए 55 और 5 और 5 और फिर 5 साथियों, और यहाँ पर 3। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ए, तो ए का मतलब क्या है, गुणा, गुणा लिख दिया। बी की अगर बात करें, बी का मतलब भाग है तो भाग लिख दिया। सी की अगर बात करें, सी का मतलब माइनस है तो माइनस लिख दिया। डी का मतलब क्या है साथियों, डी की अगर सॉरी डी की अगर बात करें तो प्लस है, प्लस लिख दिया। इसको आपको कैलकुलेट करना। देखिए 5 भाग 5 का मतलब होता है 1, यानी कि यहाँ पर 1 आ जाएगा, और 55 एकम 55 आ जाएगा, यानी कि ये पूरा 55 माइनस 5 प्लस आपका 3 आ गया। 55 में से 5 जाएगा तो 50 बचेगा, प्लस आपका 3 आ गया, यानी कि ये 53 हो जाएगा। क्या 53 कहीं ऑप्शन में है? मैं कहूँगा बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी वाले में है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ये सवाल साथियों आपके एग्जाम में आएगा, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट पर आधारित ये सवाल है कि एक कक्षा में 48 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है। यदि यह संख्या कुल लड़कों की संख्या की 4/5 है और लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 3/4 छात्र है, तो कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है? सवाल साथियों आपको जितना हो सकता हो कठिन लग रहा हो देखने में, ये है नहीं साथियों। देखिए इस 157 सेंटीमीटर का तो कोई काम ही नहीं है, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ बस आपको उतनी चीजें समझना है, ठीक है ना। देखिए अगर मान लीजिए साथियों लड़कों की कुल संख्या हम यहाँ पर क्या मान ले, x मान ले। अभी मैं आपको बताऊंगा लड़कों की, पहले इसको देखिए साथियों, पहले लड़कों की कुल संख्या की अगर बात करें हम कितनी मान लेते हैं, लड़कों की कुल संख्या हम x मान लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि एक कक्षा में 48 लड़के ऐसे हैं जिनकी लंबाई 157 सेंटीमीटर से अधिक है, यदि यह संख्या कुल लड़कों की संख्या की 4/5 है। अच्छा, कुल लड़कों की संख्या हमने x मानी है, तो कुल लड़कों की संख्या का 4/5 यानी कि x का 4/5। अब x का 4/5 कितना है ये बताया गया, x का 4/5 कितना है, 48 है। तो x का 4/5 साथियों 48 है। अब यहाँ से x का जो मान निकलेगा ना, उसमें आपको कुल लड़कों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। यहाँ पर क्या है, लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 3/4। कुल छात्रों का मतलब क्या है, इसमें लड़के भी हैं और इसमें लड़कियां भी हैं। पहले आप कुल लड़कों की संख्या निकाल लीजिए कितनी है साथियों। x बराबर क्या हो जाएगा 48, और इस 5 की गुणा 48 से हो जाएगा, और ये 4 साथियों नीचे आ जाएगा, 4 से कट होगा, ये 12 आ जाएगा, 12 पंजे 60 आ जाएगा, यानी कि x बराबर साथियों कितना आया है, 60 आया है, यानी कि कुल लड़कों की संख्या साथियों कितनी है, 60 है। अब उसके बाद देखिए, यानी कि और लड़कों की संख्या कुल छात्रों की संख्या की 3/4 है, यानी कि कुल छात्रों की संख्या की अगर बात करें, लड़कों की संख्या की अगर यहाँ पर बात करें, मान लीजिए साथियों कुल छात्रों की संख्या हम क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। क्या कुल छात्रों की संख्या साथियों y मान लेते हैं, यानी कि कुल छात्रों की संख्या का 3/4, यानी कि y का 3/4। क्या साथियों y का कितना लिख दिया, y का 3/4। अच्छा, y का 3/4 कितना है साथियों, ये लड़कों की संख्या है, y का 3/4 यानी कि कुल छात्रों की संख्या का 3/4 जो है ना लड़कों की संख्या, और लड़कों की संख्या अभी हमने निकाली 60 है। तो यहाँ से साथियों आपको क्या निकल आएगा साथियों, यहाँ से आप कुल छात्रों की संख्या भी निकाल सकते हैं। ये 4 की इससे गुणा हो जाएगी, और ये 3 आपका नीचे आएगा, 3 से कट होगा, ये 20 आ जाएगा, 20 चौक 80 आ जाएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, अब देखिए ये क्या है, ये आपकी है कुल छात्रों की संख्या, यानी कि 80 लड़के और लड़कियां हैं। ये क्या है, ये सिर्फ लड़कों की संख्या है। तो अगर साथियों देखिए ये कुल छात्रों की यानी कि 80 लड़के और लड़कियां हैं, और कहने के 60 सिर्फ क्या है, ये लड़के हैं, तो मैं कहूंगा 20 ही तो लड़कियां होंगी। लड़कियां कितनी होंगी साथियों, 20 होंगी। तो कहने के कक्षा में लड़कियों की संख्या कितनी है, 20 है, और 20 कहाँ पर लिखा हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल साथियों आपके स्क्रीन पर देखिए, है ना, जैसे सवाल साथियों आपके पूछे जा रहे हैं वैसे सवाल हैं। मैं कहूंगा इस वीडियो को अगर आप छोड़ के जाते हैं तो मेरा मानना है कि सिलेक्शन से आपको प्यार नहीं, और अगर आप वाकई में साथियों सिलेक्शन से प्यार करते हैं, वर्दी लेना चाहते हैं, एमपी पुलिस कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एक एक सवाल की एक एक छोटी से छोटी चीज आपको साथियों मालूम होना चाहिए, है ना। चलिए कह रहे कि कुछ दंत चिकित्सक सर्जन है, तो जैसे जैसे कहे ना वैसे वैसे साथियों करते जाइए। मान लीजिए ये क्या हो गया साथियों, ये दंत चिकित्सक हो गए, शॉर्ट में मैंने लिख दिया। करके कुछ दंत चिकित्सक, मान लीजिए इतने दंत चिकित्सक क्या हो गए साथियों, सर्जन हो गए, ठीक है कोई दिक्कत नहीं हो गई। कह रहे कि सभी सर्जन डॉक्टर है, तो ये सभी सर्जन क्या हो गए साथियों, ये सभी सर्जन डॉक्टर हो गए। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद कहा गया है कि कुछ दंत चिकित्सक डॉक्टर हैं, बिल्कुल कुछ इतने दंत चिकित्सक डॉक्टर हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल सही है साथियों। कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं है, कोई भी सर्जन दंत चिकित्सक नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि कुछ सर्जन दंत चिकित्सक हैं, इतने सर्जन दंत चिकित्सक यानी कि सही है। तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इनको साथियों आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग लगाना है, यानी कि सबसे पहले कौन आएगा, फिर और फिर कौन आएगा साथियों। देखिए देखिए COU यहाँ पर है, COU यहाँ पर है, COU यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी COU है, ये COU यहाँ पर भी। अब चौथा लेटर देखिए, R पहले आता है या N पहले आता है, मैं कहूँगा N पहले आता है। N पहले आता है या R, तो N पहले आएगा, R पहले आएगा, R भी नहीं साथियों, N पहले आएगा, यहाँ पर भी R है, यानी कि ये वाला नंबर सबसे पहले आ जाएगा, 4 सबसे पहले आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है, यहाँ पर भी R है,
है ना। सो COUR। अब देखिए टी पहले आएगा, यहाँ पर भी टी है, यहाँ पर भी, तो यहाँ पर साथियों अच्छा ये तो है ही नहीं अब, ठीक है ना, यहाँ पर ए है, तो मैं कहूँगा अब ये वाला नंबर आएगा, यानी कि 4 हो गया, फिर ये 5 वाला नंबर आएगा। अब इसमें से देखिए COURT, COURT, COU, है ना, COURS। अब आर के बाद एस पहले आता है या टी पहले आता है, तो मैं कहूंगा सर तो एस 19 नंबर पर आता है ना। और ये क्या है, COURT। अच्छा टी यहाँ पर भी, तो ये वाला नंबर पहले आ जाएगा, 2 आएगा। अब देखिए इसमें से बताइए, टी इसमें भी है, टी इसमें भी है, तो पहले तो ये आए क्योंकि इसके बाद कोई लेटर ही नहीं है, 1 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, यानी कि 45 213 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, करके कलम का स्याही से वही संबंध है जो सुई का किससे है, सिलाई से है, धागे से है, प्रतिरूप से है, या कपड़े से। मैं कहूंगा सातु धागे से है, धागा आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल सातु आपकी स्क्रीन पर है, करके सिंगर को 42 और 30 लिखा जाता है, गोली को 23 22 लिखा जाता है, तो फ्लेक्शन को सातु क्या लिखा जा सकता है। देखिए मुझे यहाँ पर जो लग रहा है सातु, वो मुझे ऐसा लग रहा है जिसके सबसे पहले प्लेस वैल्यू इसकी लिखिए। एस जो है ना ये 19 पर आता है, आई 9 पर आता है, एन 14 पर आता है ना। अब जी की बात करें सातु, ये 7 पर आता है, ई 5 पर आता है, आर 18 पर आता है। आप जरा इसको टोटल करके देखिए कितना आ रहा है साथियों, आप इसको टोटल करके साथियों देखिए कितना आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर बात करते हैं साथियों 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12 और 18 कितना होता है साथियों, पूरा का पूरा 12 18 30 होता है, और ये 30 लिखा हुआ है। इसको जरा उसी प्रकार प्लस करिए साथियों, है ना। 19 9 की अगर बात करें 38 हो जाएगा, 38 और 14 कितना हो जाएगा, ये आपका 4 5 52 हो जाएगा, 52 नहीं साथियों, एक सेकंड रुकिए, 19 और कितना हो जाएगा साथियों, 28 हो जाएगा, सॉरी, है ना। अच्छा मैंने ये 38 लिख दिया, 28 होगा, 28 और 14 कितना हो जाएगा, ये आपका साथियों 42 हो जाएगा। 42 देखिए साथियों यहाँ पर ये 42 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी वही चीज होगी, है ना। इसको ऐसे ही साथियों प्लस कर लिए, 5 5 10 हो गया, और 12 कितना हो गया, 22 हो गया, 22 लिखा हुआ। अब इसको भी साथियों इसी प्रकार से आप लोग कर लीजिए, यानी कि F 6 पर होता है, L 12 पर होता है, तो 18 हो गया, 18 5 कितने होते हैं, 23 होते हैं, 23 आपका ये आ गया। और X आपका 24 पर होता है, 24 5 29, 29 और 14 कितने हो जाएंगे साथियों, ये आपका 13 हो जाएगा, और ये 4 यानी कि 43 हो जाएंगे। तो एक ऐसा ऑप्शन देखिए जिसमें 23 और 43 लिखा हो, तो 23 और 43 आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जो लोग भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ हैं, सीरीज के सवाल आ रहे हैं, देखिए सबसे पहले 30 है, उसके बाद 41 है, उसके बाद 57 है, उसके बाद 78 है, और फिर 104 है, और फिर 135 है। आपसे कहा जा रहा है कि अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, क्या करना है ना। देखिए 30 से 41 हुआ है, तो यहाँ पर कितना बढ़ाया गया है साथियों, 11 बढ़ाया गया है। अब 41 से 57 हुआ है, एक काम करिए 57 में से 41 घटाइए, 7 में से 1 घटेगा, 6 बचेगा, यहाँ पर 1 बचेगा। अब यहाँ पर देखिए 1 बचेगा, और ये साथियों 2 बचेगा। यहाँ पर अगर बात करते हैं 14 में से 8 जाएगा, तो 14 में से 8 जाएगा, 6 बचेगा, ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 बचेगा, इसकी अगर बात करें तो 1 बचेगा, 3 बचेगा। ये समझ में नहीं आ रहा है क्या है साथियों। अब यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 11 16 21 26 31। अब यहाँ पर कितना बढ़ा है, नहीं समझ में आ रहा है। देखिए 11 से अगर हम 16 पर जाएं तो 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर भी 5 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 5 बढ़ेगा, 31 में 5 बढ़ाओगे तो 36 आ जाएगा। यानी कि 135 और 36 कितने होते हैं साथियों, 170 और 1 71 होते हैं, तो यहाँ पर 171 आएगा। क्या 171 ऑप्शन में है, बिल्कुल साथियों ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए एक और नंबर सीरीज वाला सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है, ये क्या है, 30 41। अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं, 28 14 ये सही है क्वेश्चन। चलिए चलिए अब यहाँ पर साथियों अगर बात करते हैं क्या कहा जा रहा है, देखिए सबसे पहले अगर बात करते हैं 28 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद फिर 14 है, और उसके बाद 21 है, उसके बाद 42 है, उसके बाद 105 है, तो अगला नंबर साथियों यहाँ पर क्या हो सकता है, ये चीज़ आपसे पूछी जा रही है। देखिए यहाँ पर साथियों अगर हम लोग बात करें, जैसे अगर हम इसको घटाएं तो ये 14 घटेगा, यहाँ पर कितना घटेगा, कोई नहीं, कुछ नहीं घटेगा। यहाँ पर कितना बढ़ेगा, 7 बढ़ेगा। यहाँ पर अगर बात करें साथियों, कुछ आपको यहाँ पर चीज़ें साथियों समझ में आ रही हैं। देखिए साथियों ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये आपका यहाँ पर लॉजिक लग पाएगा, तो आखिर इसमें कैसा और कौन सा कैसे क्या करके साथियों लॉजिक लग पाएगा, आंसर तो हमें निकालना है। देखिए अगर यहाँ पर हम लोग बात करें कि ये एकदम से डबल हो गया, यानी कि 21 दूना 42 होता है। अब 14 से साथियों 21 कैसे बन पाएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है कि इसकी 14 की गुणा साथियों 2 से नहीं 1 से नहीं बल्कि 1.5 से करिए, है ना। अब यहाँ पर अगर बात करें इसकी गुणा साथियों 1 से करिए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई पहले 1 से गुणा की, फिर 1.5 से की, फिर 2 से की, तो अब साथियों अगर इसकी गुणा 2.5 से करते हैं तो 105 आता है। देख लीजिए जरा, क्या 42 की गुणा 2.5 से करें तो क्या 105 आता है। 5 गुना आपका 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 1 21 हो जाएगा आपका। ये साथियों कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। देखिए 0 आ गया, 5 आ गया, 10 आ गया, बिल्कुल एक नंबर के बाद पॉइंट है, एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दे, 105 आएगा। यानी कि अब 3 से गुणा की जाएगी, तो 3 से गुणा कराओगे साथ तो 315 आ जाएगा। तो 315 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी वाले में। अच्छा ये कैसे आया, 28 से 14 कैसे आया होगा, यहाँ पर आधे से इसकी गुणा कराई गई होगी, किससे, 0.5 से इसकी गुणा कराई गई होगी। खैर नेक्स्ट नंबर का साथियों सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को
आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है कि जैसे 78 से यहाँ पर 87 बनाया गया है, उसी प्रकार 43 से यहाँ पर साथियों कौन सा नंबर बनाया जाएगा, और उसी प्रकार यहाँ पर 65 से 56 बनाएगा। अगर आप थोड़ा सा साथियों दिमाग यहाँ पर लगाएं तो इसमें करना कुछ नहीं है, 7-8 की जगह 8-7 लिख दिया है, 6-5 की जगह 5-6 लिख दिया है, तो 4-3 की जगह 3-4 लिख दिया जाएगा, क्या दिक्कत है। 3-4 कहाँ पर है, यानी कि 34 आपका ऑप्शन नंबर बी वाले में। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए साथियों इस सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा, बताइए। देखिए आपसे यहाँ पर क्या कहा गया है, आपसे कहा गया है कि धीरज संतोष का इकलौता पुत्र है। बहुत आराम से समझिएगा, धीरज जो है ना संतोष का इकलौता पुत्र है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, मान लीजिए संतोष की अगर हम बात करते हैं, संतोष का इकलौता पुत्र कौन है, धीरज है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या कहा गया है, कह रहे कि और संतोष जो है ना, ये संतोष ये मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, यानी कि इनका कोई भाई होगा, है ना, और इन दोनों की एक तरीके से अगर बात करें माँ होंगी, क्या कहा जा रहा है कि और संतोष जो है ना मेरी माँ की इकलौती पुत्री, ये इकलौती पुत्री है ना। चलिए कह रहे कि मेरी माँ का धीरज के साथ क्या संबंध है। देखिए ये बेटी की बेटी, बेटी का बेटा है, तो ये धीरज क्या कहेगा, माँ की, माँ को क्या कहा जाता है, नानी कहा जाता है, और नानी कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, अब आपके सामने यहाँ पर मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। लगभग 15 से 16 कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखे रीजनिंग के, और कुछ क्वेश्चन साथियों हम लोग देखेंगे अब मैथ्स के, और उसके बाद साथियों जीके जीएस करंट अफेयर के सवालों को हम लोग देखेंगे। इसलिए आप साथियों वीडियो में बने रहिएगा, मैं कहूँगा आपको बहुत अच्छा अभी और लगने वाला है जब आपकी मैथ्स के क्वेश्चन यहाँ पर शुरू हो चुके। देखिए क्या कहा जा रहा है, कहने के साथियों ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ काम किया, ठीक है, ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ काम किया और 20,800 रुपए इन दोनों को वेतन प्राप्त हुआ। कह रहे हैं कि ए की कार्य क्षमता और बी की कार्य क्षमता की 7 गुनी है। क्या कहा गया है, ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 7 गुनी है, यानी कि बी से ये 7 गुना काम करता है। क्षमता की अगर बात करें तो अगर ए 7 काम करेगा तो बी 1 काम करेगा, ठीक है ना। यानी कि ये दोनों अगर कोई काम करते हैं तो ये 8 करते होंगे, अरे भाई ए 7 कर रहा है तो बी 1 कर रहा है, दोनों अगर करते हैं 8 काम करते होंगे, तो कहने के ए और बी ने 13 दिन तक काम किया। 8 क्षमता के साथ अगर दोनों लोग 13 दिन तक कार्य करते हैं तो कितना काम साथियों कर पाते हैं, क्या कितना काम कर पाते हैं, ये बात हम लोग देखें। देखिए लेकिन उससे पहले अगर बात करें, अच्छा एक काम साथियों आप ये भी देख सकते हैं, एक काम आप ये भी देख सकते हैं कि ए और बी ने 13 दिन तक एक साथ कार्य किया और 20,800 रुपए वेतन प्राप्त किए। तो आप ये देखिए कि ए और बी मिलकर एक दिन की इन लोगों का वेतन कितना होगा, तो 20,800 की भाग आप 13 से कर दीजिए, आपको एक दिन का दोनों का वेतन मिल जाएगा। देखिए कटता है क्या, 13 कम 13 कितना जाएगा, 7-78 हो गया, 13-5 65, 13-6 78, 1600 रुपए हो गया। यानी कि ए और बी का एक दिन का वेतन साथियों कितना निकला, 1600 रुपए निकला। कोई दिक्कत नहीं है ना, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ए की कार्य क्षमता ये है, बी की कार्य क्षमता ये है, कहने के ए, अच्छा ये तो हो गया, बी की दैनिक आय क्या है, देखिए जितनी इनकी क्षमता है ना उसी हिसाब से इनको आय मिलेगी। अब अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर अगर बात करें एक दिन में 1600 रुपए कमाते, इनकी क्षमता कितनी है, बी की पूछी जा रही है, बी का 1 आ जाएगा क्षमता है, और दोनों टोटल अगर बात करें वो यहाँ पर आ जाएगा, 8 से कट होगा 200 आ जाएगा, यानी कि बी की दैनिक आय जो होगी साथियों वो कितनी होगी, वो 200 होगी। और 200 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए वाले में। आप इसकी भी ज्ञात कर सकते हैं, बस इसकी जगह आप 7 कर दो बटे 8 कर दो, 1600 से गुणा कर दो, आंसर आपका ए आ जाएगा, है ना, एक आंसर आ जाएगा, मतलब कुल मिला के एक ही आपको पता चल जाएगी कितनी आमदनी है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 240 है, ठीक है, और अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या 150 है। सोमवार से शुरू होने वाले 30 दिनों के महीने में प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या होगी। देखिए कुल दिनों की संख्या की अगर बात करें तो दिनों की संख्या कितनी है साथियों, 30 दिन है, ठीक है। अगर बात करते हैं साथियों अब इन 30 दिन की अगर बात करें, देखिए एक पुस्तकालय में रविवार को आने वाले व्यक्तियों की संख्या 240 है, और 30 दिन में रविवार कितने पढ़ने चाहिए, तो मैं कहूँगा साथियों 4 रविवार पढ़ना चाहिए। अब 4 जब रविवार पढ़ रहे हैं और रविवार को आने वाले लोगों की संख्या 240 है, तो देखिए जरा 240 यानी कि इन 4 रविवारों में कितने लोग आएंगे, 960 लोग आएंगे साथियों, किस दिन, रविवार, रविवार को। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद अब देखिए कितने दिन बचे, 4 रविवार निकल गए, 30 दिन में 26 दिन ही तो बचे। अब कितने दिन बचे साथियों, 26 दिन बचे, कोई बात नहीं। अब इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं 26 दिन की। अब 26 दिनों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी बताई गई है, यानी कि अन्य दिनों में आने वाले व्यक्तियों की संख्या 150 बताई गई है। तो 26 दिन में साथियों एक एक दिन में मतलब 150 लोग आए, तो इसकी जरा गुणा कीजिए, 15 की गुणा 26 से कर लीजिए, जीरो लगा देंगे, 15×5 75, 15×6 90 हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, 15 दूना आपका 30 हो जाएगा, जीरो आ गया, 9 आ गया, 3 यानी कि 390 हो जाएगी, ठीक है, 390 एक जीरो हम लगा लेंगे आपका ये वाला, ठीक है ना। यानी कि देखिए रविवार रविवार को 960 लोग आए और बाकी 26 दिन 3900 लोग आए। तो देखिए जरा पूरे महीने में 300 दिन में कितने लोग आए, 3900 प्लस 960 कितने लोग हो गए, 0 6 और आपका 18 और आपका यानी कि 4860 लोग आते हैं पूरे के पूरे 30 दिन में। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या क्या है। प्रतिदिन आने वाले, देखिए प्रतिदिन आने वाले व्यक्तियों की औसत संख्या कैसे निकालेंगे, टोटल लोग कितने आ रहे हैं, 4860 आ रहे हैं,
कितने दिन में? 30 दिन में 30 से भाग दे दो, आपको औसत संख्या पता चल जाएगी। 0 0 कैंसिल हुआ, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 दूना 6, यानी कि 162 साथियों औसत संख्या निकल कर आएगी। और ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। चलिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आप लोग देखिए, इस सवाल को देखिए और बताइए जवाब क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि 25 96, क्या साथियों? 25, ठीक है। उसके बाद साथियों 96, उसके बाद साथियों 108 और उसके बाद 225। इसका लघुत्तम समवर्त आपको साथियों यहाँ पर बताना है। तो कैसे साथियों हम लोग निकालेंगे? निकालने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्या दिक्कत है देखिए। 2 से अगर कट करें तो 25 का 25 आ जाएगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 225 नहीं कटेगा, इसको ऐसे रख दीजिए। उसके बाद साथियों 2 से कट करते हैं, फिर से देखते हैं ज़रा। 25 नहीं कटेगा, 48 कटेगा, 24 आ जाएगा, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 225 नहीं कटेगा, इसको ऐसे रख दीजिए। 2 से कट करें, 25 का 25 आ गया, ये आपका 12 आ गया, ये आपका 27 आ गया, ये आपका 225 आ गया, नहीं कटेगा। 2 से कट करें साथियों, 25 का 25 6 आ गया, 27 आ गया, 225 आ गया। 2 से कट करें साथियों, 25 का 25 आ गया, 3 आ गया, 27 आ गया, 225 आ गया। अब 3 से कट अगर करें, 25 का 25 आ गया, 3 एकम 3, 3 नीम 27 है, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 आ गया। फिर से 3 से कट करो, 25 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 3 तिया 9 आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 पंजे 15 आ जाएगा। अब एक बार देखिए, 3 से कट होगा, उसके बाद 5 से कट होगा, 5 पंजे 25 है ना, और 5 पंजे 25 हो जाएगा। एक बार और 5 से कट होगा, ठीक है ना। तो इसकी आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 128, 128 हो गया। 5 पंजे 25, 25 तिया 75, 75 से इसकी गुणा करा लीजिए आप लोग साथियों। 8 पंजे 40 हो जाएगा आपका, 5 दूना 10, 14 हो गया आपका, 5 एकम 5 6 आ गया आपका, 7 अट्ठे 56 आ गया, 7 दूना 14, 14 आपका 19 आ गया, 7 एकम 7 8 आ गया। इसको प्लस करिए साथियों, इसको प्लस अगर आप करेंगे तो आपका 9600 आएगा। यानी कि अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर अगर कोई मिस्टेक तो साथियों नहीं हो रही है, देख लीजिए। 1 2 3 4 5, ठीक है ना। 2 कितनी बार है साथियों? 5 बार है। और 3 की अगर बात करते हैं साथियों, यहाँ पर 1 2 3 और 5 5 बार है ना। ऐसा ऑप्शन में मिल नहीं रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार फिर से साथियों हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना कितना साथियों? 64। अच्छा भाई, यहाँ पर मिस्टेक हो गई साथियों के। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, है ना, 32 आ गए। और अब साथियों अगर बात करते हैं 32, ये 3 शुरू हो गया, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27, 27 आपका आ गया, और 5 पंजे 25। इन सब की आपको क्या कराना है? गुणा कराना है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है साथियों, है ना। चलिए करा लेते हैं साथियों। 25 की 27 से अगर बात करें, कराए 25 की 27 से अगर कराएं साथियों, 7 पंजे आपका 35 हो जाएगा, 7 दूना 14, 15 16 17 आ गया आपका। ये 25 दूना 50 आपका आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 6 आ जाएगा। अब 675 की गुणा किससे कराइए साथियों? 32 से करा लीजिए। 5 दूना 10 आ गया, 7 दूना 14, 15 आ गया आपका, है ना। 6 दूना 12, 13 आपका आ जाएगा यहाँ पर, और 3 पंजे 15 आपका हो गया, 7 21 22 आ जाएगा, 6 तिया 18 19 20 आ जाएगा। इसको प्लस कर लीजिए, 0 0, और ये आपका 6 और 1 2, 216, यानी कि 21,600 आएगा। और 21,600 कहाँ पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो ऐसे साथियों आप लोग कर लीजिएगा, है ना। चलिए, उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल साथियों आपकी स्क्रीन पर है। देखिए इस सवाल को और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या हो सकता है। यहाँ पर अगर बात करें करके, अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 614 रुपए में बेचता है। यदि उसने छूट की पेशकश नहीं की होती तो उसे 17% का लाभ होता। उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपसे पूछा जा रहा है। तो बहुत आराम से साथ इस सवाल को भी आप लोग करने की कोशिश कीजिएगा। पहली लाइन में देखिए जरा करके, अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर बेचता है और 614 रुपए में बेचता है। यानी कि अगर वो 25% की छूट देता है तो जाहिर सी बात है 75% में वो बेचता होगा। 75% में साथियों वो बेचता है तो वो वस्तु 614.25 रुपए में बेची जाती है। तो यहाँ से साथियों आप उसका क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से अगर बात करते हैं साथियों, आप उसका क्रय मूल्य निकाल लीजिए, यानी कि उसको 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये आपकी हो गई साथियों 1% की वैल्यू 75 नीचे आ जाएगा, और 100 से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगी? ये 100% की वैल्यू हो गई, ठीक है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर बात करें इसको कैलकुलेट करें, 2 पॉइंट है ना, हटाएंगे, नीचे आपका 2 जीरो आ जाएगा, इस जीरो से ये जीरो आपका कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आ गया साथियों, कितना आ गया है? 61,425 बटा 75 आ गया। इसको 5 से अगर कट करें तो देखिए क्या होगा? 5 पंजे 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 पंजे 25 आ जाएगा, 5 एकम 5 आ जाएगा, 5 दूना 10 आ जाएगा, और 5 दूना 10 आ जाएगा, ठीक है ना। और ये 4 जाएगा, 42 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा। फिर से 15 से अगर कट करें या 5 से कट करें, 5 तिया 15, 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 पंजे 25 हो जाएगा, 5 सत्ते 35 हो जाएगा। 3 से कट करें, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 नीम 27, यानी कि 819 रुपए निकल कर आया। क्या? जब छूट नहीं दी जाती है तो वो वस्तु कितने की बिकती है? इसको हम हटा देते हैं।
इसको हम क्या कर देते हैं सातों, हटा देते हैं और इसको लिखा रहने देते हैं। अब एक बार फिर से देखिए, यानी कि अमित एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 25% की छूट देकर 614 रुपए में बेचता है। यानी कि 75, अरे भाई 25% की छूट दी जाएगी तो 75 में तो बेचा जाएगा, तो 75% की वैल्यू 614 रुपए है। तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर छूट ना दी जाए तो कितने रुपए की छूट ना दी जाए, तो वो वस्तु सातों 819 रुपए की बेची जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला स्टेप साथियों क्या होगा। अब यहाँ पर अगर बात करें, कह रहे हैं कि अगर उसने छूट की पेशकश नहीं की, यानी कि छूट ना दी होती तो उसे 17% का लाभ होता है। यानी कि 819 रुपए में अगर बेची जा रही है तो इसमें भी उसको 17% का लाभ हो रहा है, यानी कि 117% में वो चीज अभी भी बेची जा रही है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो ये 819 बटे 117, ये आ गया आपका साथियों क्या, देखिए क्रय मूल्य जो होता है ना वो 100% होता है। तो ये आ गया 1%, इसकी 100 से गुणा कर देंगे 100% हो जाएगा, यानी कि ये आपका कॉस्ट प्राइस निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा। तो इसको आप क्या करिए साथियों, इसको आप एक बार कैलकुलेट करवा लीजिए बहुत आराम से। देखिए 3 से अगर कट करें ना, 3 तियाँ 9 हो जाएगा, 3 नीम कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 सत्ते 21, 3 तियाँ 9 हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 13 तियाँ 39 हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाएगा, 13 कम 13, ये 2 जीरो है, 2 जीरो इसमें लग गए, 3 सत्ते 21 डबल जीरो, यानी कि 700 आपका जो आएगा वो वस्तु का क्रय मूल्य आएगा। और ऐसा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अगले नंबर का साथ सवाल अब आप लोग देखिए, इस सवाल को देखिए और बताइए आपका जवाब यहाँ पर क्या होगा। आपसे कहा जा रहा है कि मधुर मीना से 3 गुनी अधिक तेजी से काम कर सकते हैं, यानी कि 2 लोग यहाँ पर हैं साथियों अभी तक, तो मधुर हैं और उसके अलावा साथियों कौन है, मनीषा है। मधुर हैं और यहाँ पर कौन है साथियों, यहाँ पर मनीषा है, 2 लोग यहाँ पर बात की गई है। और कहा गया है कि मधुर मनीषा से 3 गुनी तेजी से काम करती है, यानी कि ये कोई काम 3 करती है तो ये 1 करती है, इतनी बात क्लियर है। उसके बाद कहा जा रहा है कि और वो एक साथ मिलकर कोई काम 15 दिनों में पूरा कर लेती हैं, यानी कि अगर यहाँ पर बात करते हैं 3 ये काम करती, 1 आपकी ये काम करती है, दोनों मिलकर 4 काम करते 1 दिन में। लेकिन कह रहे हैं कि 15 दिनों तक कार्य करते रहते हैं, तो कुल मिला के 15 दिनों में 15 चौक 60, यानी कि 60 काम कर पाएंगे। तो कुल मिला के काम कितना है, 60 काम है। कहने कि मधुर अकेले उस काम को कितने दिनों में करेगी, टोटल काम कितना है 60 है, मधुर एक दिन में 3 काम कर रही है, टोटल 60 काम कितने दिन में कर पाएगी साथियों, 20 दिन में कर पाएगी। तो 20 दिन आपका जवाब हो जाएगा। और 20 दिन कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी वाले में लिखा हुआ है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को और बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए कहा जा रहा है कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप, यानी कि एक वर्गाकार मैदान बना लिया, इसका परिमाप जो है ना एक वृत्त के मैदान की परिधि का 2 गुना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहने कि यदि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 100 कितना है 1,93,600 मीटर स्क्वायर है, तो वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। देखिए सबसे पहले यहाँ पर अगर हम लोग बात करें वर्गाकार मैदान, ये लिखा हुआ, इसकी भुजा क्या होती है, इसकी भुजा ए होती है। क्या होती है, ए होती है। अब कहने कि वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल, तो इसका अगर इसकी भुजा ए है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा साथों, ए स्क्वायर होगा। यानी कि इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 1,93,000, 1,93,600, 1,93,600 यहाँ पर मीटर स्क्वायर दे रखा है। हम सबसे पहले अगर ए की वैल्यू निकालें, ए की वैल्यू अगर साथियों बात करते हैं, देखिए ये जो है ना ये 44 का कहीं ना कहीं स्क्वायर मुझे लग रहा है। 44 की गुणा 44 से करेंगे, 4 चौक 16, 4 चौक 16, इतना लग रहा है 1936 सिर्फ। ठीक, 4 चौक 16 और आपका 117 हो जाएगा, यहाँ पर भी 176 आ जाएगा, 6 आ गया और ये आपका 13 आ गया, ये आपका 9, बिल्कुल देखिए 1936 हो गया। यानी कि ए बराबर क्या आएगा, 44 तो आएगा, 2 जीरो है ना तो उसकी जगह पर 1 जीरो आ जाएगा, क्योंकि ये 1,93,600, ये 440 गुणा 440, यानी कि 440 का कुल मिला के स्क्वायर है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब ए बराबर आपका यानी कि इसकी भुजा निकल कर आ गई 440 मीटर। उसके बाद देखिए साथियों, अब यहाँ पर एक बात ऐसी कही गई थी कि एक वर्गाकार मैदान का परिमाप, यानी कि जो इसका ये साथियों जो परिमाप आपका होगा वो वृत्ताकार मैदान की परिधि का 2 गुना होगा, परिधि का 2 गुना होगा। वृत्ताकार मैदान की परिधि कितनी होती है साथियों, 2 पाई आर होती है, तो 2 पाई आर होगी, यानी कि इसका 2 गुना है तो ये 2 गुना करा दिया। और अगर बात करते हैं साथियों, ये क्या है, पहली बात किसकी गई थी, परिमाप की, वर्गाकार मैदान का परिमाप कितना होता है 4a होता है। तो ये आपके सामने साथियों क्लियर हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला स्टेप क्या होता है। अब देखिए यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से आप साथियों आर का मान कहीं ना कहीं निकाल सकते हैं, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो साथियों यहाँ पर 2 दूना 4 आपका आ जाएगा, 4 पाई आर आ गया और बराबर क्या आ गया, 4 ए आ गया। इस 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, पाई आर बराबर ए बचेगा। अच्छा ए की वैल्यू हमें इधर पता है, तो ए की वैल्यू देखिए, ये पाई की अगर बात करें तो इसको 22/7 लिख दें, 22/7 गुणा आर बराबर ए कितना है साथियों 440 है। अगला इधर आ जाएगा, देखिए अब अगर बात करते हैं ये इधर आ जाएगा साथियों, यानी कि 440 गुणा 7 और बटे में 22 आ जाएगी, आर की वैल्यू निकलेगी साथियों, है ना 140, यानी कि आर की वैल्यू कितनी निकली साथियों 140 निकल आई है यहाँ पर। कोई दिक्कत साथियों, कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। चलिए भाई, तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बताइए। देखिए वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर,
यहाँ पर हमें आर मिल चुका है, पाई की वैल्यू 22/7 होती है, आर की वैल्यू 140 है, 140 गुणा 140 है, 7 से कैंसिल होगा 20 हो जाएगा, 14 दूना 28 हो गया, 28 आपका आ गया, 2 जीरो लग गया, गुणा आपका 22 आ गया, यानी कि 28 की गुणा 22 से कर लीजिए, जगह देकर 28 की गुणा 22 से कर लीजिए, 2 जीरो लगा दीजिएगा उसमें, 8 दूना 16 हो गया, 5 आपका आ गया, यहाँ पर भी सातों वही 56 आ जाएगा, 6 आ गया, 11 आ गया, 6 2 जीरो लगा लीजिए, यानी कि 61,600 आपका आंसर हो गया, जो कि कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर सी वाले में लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए साथों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहाँ पर अगर बात करें साथों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साथों, एक सेकंड, ये 23 भी नहीं है, ये लिखा हुआ है साथों यहाँ पर 13 और क्या, 13 और 43, क्या अब यहाँ से स्टार्ट है, 13 और 43 के बीच की उन सभी संख्याओं का औसत कितना होगा जो 3 से विभाज्य हैं। अब देखिए 13 से अगर बात करें, 13 से कही गई है, 14 नहीं 3 से विभाजित है, 15 3 से विभाजित है तो 15 आ जाएगा। उसके बाद साथियों क्या, 16 3 से विभाजित, मतलब जो 3 से विभाजित है इन इन नंबरों के बीच वो नंबर साथियों सबसे पहले लिखिए, क्योंकि उनका औसत हमें निकालना है। फिर 18 ऐसी संख्या जो 3 से विभाजित है, उसके बाद साथियों 21 है, उसके बाद 24 आएगी, उसके बाद 27 आएगी, उसके बाद साथियों 30 आ जाएगी, उसके बाद 33 आ जाएगी, और उसके बाद साथियों 36 आ जाएगी, उसके बाद 39 आ जाएगी, फिर 42 आ जाएगी, ठीक है ना। 42 के बाद 43, तो ये कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या हो गई। इनको प्लस कर लीजिए साथियों, देखिए 2 और 9 11 हो जाएगा, है ना, या 9 और 6 15 16 17, 17 20 हो गया, 20 आपका 27 हो गया, 27 31 हो जाए, 31 32 हो गया, 32 आपका 40 हो गया, 40 45 हो गया, 45 का 5 आ गया, हासिल का 4 आ गया, 4 4 8 हो गया, और ये आपका 11 हो गया, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, यानी कि 28 यहाँ पर आ गया, 10 से भाग इसकी दे दीजिए, औसत निकल आएगा, यानी कि 28.5 आपका आ जाएगा, और 28.5 कहाँ पर लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब साथियों यहाँ पर अगर बात करें, करंट अफेयर के सवाल हैं और उसके बाद जीके जीएस के सवाल हैं, इन सारे सवालों को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए। यानी कि हाल ही में वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया है साथियों, तो विराट कोहली ने बनाया है, आंसर आपका भी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि फाइनेंशियल लिटरेसी वीक किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला देखिए, किस राज्य में झुमोइर बिनंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया, तो कहाँ किया गया है साथियों, असम में किया गया है, आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सातों सी होगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, कह रहे कि मायाधर राउत का निधन हुआ है अभी हाल फिलहाल में, तो ये कौन थी, तो ये सातों एक नर्तक थी, आंसर आपका ए होगा। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है, तो साथियों अमेरिका देश शीर्ष पर रहा है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, मध्य प्रदेश में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन साथियों ये कहाँ पर किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश के भोपाल में किया जा रहा है, आंसर आपका बी होगा। कह रहे कि कहाँ महिला शांति सैनिकों का पहला सम्मेलन आयोजित किया गया है, तो कहाँ किया गया साथियों, नई दिल्ली में किया गया, आंसर आपका सी है। अगला देखिए, किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता है, तो किस हवाई अड्डे ने जीता है साथियों, मोपा एयरपोर्ट ने जीता है, मोपा हवाई अड्डे ने जीता है। अगला देखिए, किस राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है, तो मैं कहूँगा हरियाणा राज्य सरकार ने गवाह सुरक्षा योजना शुरू की है। और किसे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली है, तो किसको मिली है, इनका नाम साथियों सुनील भारती मित्तल है, और आप लोग याद रखेंगे ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि सुनील भारती मित्तल को ही साथियों मिली है। चलिए अगले नंबर का साथियों सवाल देखिए आप लोग, क्या आपसे कहा जा रहा है साथियों, यहाँ पर एफबीआई का उप निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो डैन बोंगिनी को नियुक्त किया गया है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक गिद्ध पाए जाते हैं, तो सबसे ज्यादा गिद्ध कहाँ पाए जाते हैं साथियों, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश आपका जवाब। मध्य प्रदेश की करंट अफेयर भी साथियों बन रही है एग्जाम में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे हैं, सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी किस देश की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर गए हैं, तो ये फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र त्रिवेदी जी। मूडीज ने वित्त वर्ष 2025 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, तो कितने प्रतिशत साथियों, 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। उसके बाद देखिए, आरबीआई ने किस बैंक पर 39 लाख रुपए का मौद्रिक जुर्माना लगाया है, मैं कह सकता हूँ साथियों किस बैंक की बात चल रही है, सिटी बैंक की बात चल रही है, सिटी बैंक पर आरबीआई ने 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगला देखिए, राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है, तो ये साथियों किस राज्य में किया गया है, राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया है। उसके बाद देखिए, किस देश ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है, जिसे HKU5CoV2 नाम दिया गया है, तो मैं कहूँगा ये काम साथियों चीन का है, चीन ने नया बैट कोरोना वायरस खोजा है। अगला देखिए करके, किस देश के माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो अगर बात करते हैं साथियों इंडोनेशिया की, तो इंडोनेशिया आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, आई रिपोर्ट के अनुसार 2027 तक भारत की बिजली की मांग कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, तो साथियों अगर बात करते हैं 6.3% बढ़ने का अनुमान है। उसके बाद देखिए, एसटीपीआई ने कहाँ आईटी इंक्यूबेशन सुविधा शुरू की है, तो मैं कहूँगा साथियों कोलकाता में शुरू की है, कोलकाता आपका जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, किस देश की संसद ने चीन के साथ $8 बिलियन के रियल संपर्क को मंजूरी दी है, तो अगर बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम आपका जवाब हो जाएगा।
अगला देखिए, अमेरिकी जांच एजेंसी एफबीआई के निदेशक साथियों कौन बने हैं? तो आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए साथियों कौन बने हैं, क्या इनका नाम है? तो इनका नाम साथियों काश पटेल है। काश पटेल आपका जवाब है। अगला देखिए, वसा ऊतक मानव शरीर में पाया जाने वाला किस प्रकार का ऊतक है? तो ये साथियों एक संयोजी ऊतक है। आंसर आपका डी होगा। अगला देखिए, पक्के बाघ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका साथियों अरुणाचल प्रदेश में, पक्के पागा भी कहते हैं साथियों, है ना। अगला देखिए, कह रहे कि वासु परांजपे का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो इनका संबंध क्रिकेट के खेल से था। क्रिकेट आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था? तो क्या नियुक्त किया गया था? हंटर आयोग सा, तो बिल्कुल सही, बिल्कुल जवाब आपका हो जाएगा। आंसर आपका ए होगा। यानी कि हंटर आयोग, शिक्षा आयोग 1882 में नियुक्त किया गया था। राइट आंसर आपका ए है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकीय जीव नहीं है? एक कोशिकीय जीव इनमें से कौन सा नहीं है? तो पादप की अगर बात करें, पादप आपका जवाब हो जाएगा। ये एक कोशिकीय जीव नहीं है। चलिए, क्योंकि ये साथियों पादप बहुकोशिकीय जीव होता है। उसके बाद देखिए, भारत का प्रथम डिजिटल केंद्रीय बजट वर्ष प्रस्तुत किया गया था। कब किया गया था साथियों? 2021 में किया गया था। 2021 आपका जवाब हो जाएगा। इनमें से किस भारतीय राज्य की सीमा नेपाल से नहीं लगती है, मुझे बताइए। तो असम राज्य की सीमा साथियों नेपाल के साथ नहीं लगती है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला सवाल है, कह रहे कि खान अब्दुल गफ्फार खान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के पठान नेता थे या पश्तून नेता थे? तो मैं कहूँगा ये उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत के थे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय शहरी स्वच्छता नीति किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये साथियों 2008 में शुरू की गई थी। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, जुलाई 1968 में इंदिरा गांधी द्वारा भारत की कृषि में प्रभावशाली प्रगति को दर्ज करने के लिए आधिकारिक तौर पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। इसका शीर्षक निम्न में से क्या था? तो इसका शीर्षक गेहूं की क्रांति था। क्या था इसका शीर्षक साथियों? इसका शीर्षक गेहूं की क्रांति था। ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद देखिए, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश और भारत के कुछ अन्य राज्यों में प्रतिवर्ष सितंबर अक्टूबर के महीने में युवाओं और शक्ति के देवता के सम्मान में जनजातियों द्वारा इनमें से कौन सा कृषि महोत्सव मनाया जाता है? तो मैं कहूँगा साथियों, कौन सा कृषि महोत्सव मनाया जाता है? करम नाम का एक महोत्सव होता है, वो मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, एग्जाम में आएगा। अगला सवाल देखिए, सैयद अहमद खान द्वारा आंदोलन की शुरुआत इनमें से किस वर्ष हुई थी? तो साथियों 1875 में हुई थी। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए, भारत के कुछ सीमा सुरक्षा बल के स्थापना दिवस इनमें से किस तिथि को मनाई जाती है? तो 1 दिसंबर को मनाई जाती है। 1 दिसंबर आपका जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में भारत का पहला चंदन संग्रहालय स्थापित किया जा रहा है? तो अगर बात करते हैं साथियों, कहाँ स्थापित किया जा रहा है? मैसूर में स्थापित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए, अंतिम और सम्राट की हत्या इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो साथियों किसके द्वारा की गई थी आपसे पूछा जा रहा है। तो मैं कहूँगा पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई थी। राइट आंसर आपका। दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।